नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस नए टॉपिक में मेरे चैनल पर। ये गाथा एक ऐसे वीर की जिसने देश के ऐसे काम को किया जो कि बड़े बड़े लोग भी करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि देश के नेताओं ने भी कहा कि ये काम होना चाहिए, पर किसी ने भी इस काम को करने का बीड़ा नहीं उठाया। और उस काम को करने का जिसने श्रेय पाया उसका नाम था शेर सिंह राणा। जी हाँ दोस्तों, एक फिल्मी अंदाज में शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो जाते हैं और फिर इस कारनामे को पूरा कर दिखाते हैं। आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं दोस्तों जिसको जानना बेहद जरूरी है कि यह काम आखिर कैसे किया गया और कब किया गया। दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई मैं ये बताना चाहूंगा। इसकी शुरुआत जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। 1980 के आसपास का समय था जब चंबल के बिहरों में एक डकैत गैंग बहुत फेमस था जिसका नाम था फूलन देवी गैंग। बड़े बड़े लोग जहां पर फूलन देवी से काफ़ी डरते थे और बड़े बड़े हत्याकांड फूलन देवी और उनके गैंग द्वारा किया जाता था। बहुत से लोगों का खून खौलता था इस बात को सुनकर कि फूलन देवी और फूलन देवी के गैंग ने बहुत सारे लोगों को मारा है। इस पर शेर सिंह राणा का भी खून खौलता था। जी हाँ दोस्तों, द बैंडेड क्वीन फूलन देवी जो उस समय एक डकैत के रूप में प्रख्यात थी, उसे भी शेर सिंह राणा ने ढेर कर दिखाया। 80 के दशकों में यूपी और एमपी के गांव के एरिया में उस समय एक घटना घटी थी जो कि कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर महमई गांव में हुआ था, जिसमें 22 ठाकुरों को फूलन देवी ने गोली मार दी थी। ठाकुर और राजपूतों के मन में ये बात चुभ गई थी। लोगों के मन में ये बात तो बहुत दिनों तक छुपी रही और शांत भी हो गई, पर एक व्यक्ति जो कि उस समय बच्चा था अब बड़ा हो चुका था और उसने मन में ठानी कि इस बात का बदला वो लेकर रहेगा। महमई कांड के बाद फूलन देवी का दहशत इतना ज्यादा था कि पुलिस की लगातार दबिश की वजह से उसके गैंग के बहुत सारे मेंबर मारे जा चुके थे। फूलन देवी जिस जाति से आती थी उस जाति के वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इंदिरा गांधी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को फूलन देवी को मनाने के लिए कहा गया और अर्जुन सिंह ने फूलन देवी को मनाकर सरेंडर करवा लिया। उस पर 12 हत्याकांड, 30 डकैती, 18 अपहरण और फिरौती के मामले थे। वह लगभग 11 साल जेल में थी और उसके बाद मुलायम सिंह ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उसके सारे केसेस से नाम हटवा दिए और 3 साल बाद जब वो रिहा हुई तो मुलायम सिंह ने उसे टिकट दिया, उसे मिर्जापुर से खड़ा कर जितवा दिया और उसे एक सांसद के रूप में राजनीति में जगह मिल गई। 1996 तक फूलन देवी ने डकैती छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 25 जुलाई 2001 तक फूलन देवी का कार्यकाल एक लोकसभा सदस्य के तौर पर था। यह सारा खेल राजनीति का था जिससे जो बहुत सारे राजपूत समाज थे उनके मन में जो घाव पल रहा था उस घाव को मानो किसी ने कुरेद दिया हो। आखिरकार वो दिन भी आ गया। 25 जुलाई 2001 फूलन देवी जब अपने सबसे सुरक्षित मकान जो कि दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है वहां के उस बंगले से निकल रहे थे, उनके साथ कुछ गार्ड्स भी थे। उसी समय अचानक जो कि अशोका रोड में है और उसी समय शेर सिंह राणा ने अपने रिवॉल्वर से 9 गोली फूलन देवी को मार दी। जवाबी फायरिंग में फूलन देवी के गार्ड ने भी फायरिंग की और उस गार्ड को भी गोली लगी। फूलन देवी को अलग अलग जगह पे गोलियां लगी, जैसे माथे पर और सीने पर भी। उनका गार्ड जिनका नाम था बलगिंदर सिंह, उन्हें भी गोलियां लगी और तीनों युवक वहां से मारुति वैन में सवार होकर भागे और कुछ रास्ते के बाद उन्होंने मारुति वैन छोड़कर वहां से ऑटो से निकल गए। उन्हें तत्काल राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर सिंह राणा वहां से फरार हो गया, लेकिन 2 दिन बाद ही शेर सिंह राणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद उसने ये जरूर कहा, राजपूत भाइयों के हत्या करने के बदले के कारण हमने ये हत्याकांड किया है कि हाँ, मैंने महमई कांड में अपने भाइयों का बदला लिया है। शेर सिंह राणा के ऊपर केस चला और उसे दिल्ली के सबसे
सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में डाल दिया गया कि कोई भी सलाखें मुझे ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख पाएगी, और हुआ भी यही। दोस्तों, इसके बाद की कहानी बहुत ही रोचक है। आप पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और घंटे के बटन को जरूर दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ दोस्तों, इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। ये 2 साल में घटित घटना है। वो जब पकड़े गए और तिहाड़ जेल में फिर से चले गए, तब उन्होंने अपने ऊपर बीते हुए लम्हों को एक किताब के रूप में लिख डाला, जिसका नाम था जेल डायरी काबुल से कंधार तक। 17 फरवरी 2004 को कलकत्ता के एक गेस्ट हाउस से उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। कारण था, एसआईटी की टीम को यह खबर मिली थी कि कलकत्ता में कोई हिंदी अखबार लेता है। एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और पता चला यह वही शेर सिंह राणा है जो 2 साल पहले तिहाड़ जेल से भागा था। असली कहानी इसी 2 साल की है दोस्तों। जिस 2 साल में शेर सिंह राणा ने एक ऐसा काम किया, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लाने का था। यह साहसी काम बड़ा ही असाधारण था, जिसे बताने में मुझे बेहद खुशी होती है। जब बड़े ही फिल्मी अंदाज में शेर सिंह राणा भागे, उसकी कहानी इस प्रकार है कि 17 फरवरी 2004 को 3 पुलिस वाले जेल के दरवाजे पे पहुंचे कुछ कागजात लेकर, और उन्होंने जेल अधिकारियों को बताया कि शेर सिंह राणा को हरिद्वार के एक कोर्ट में उन्हें एक केस के सिलसिले में हाजिर करना है। जिसके बाद उस कागजात को देखने पर किसी को शक नहीं हुआ, और जेल अधिकारियों ने शेर सिंह राणा को, जो कि असलियत में शेर सिंह राणा के ही दोस्त थे, उस 3 पुलिस वालों के हवाले कर दिया। बाद में जो कि असलियत में शेर सिंह राणा के ही दोस्त थे। जब शेर सिंह राणा और उनके तीनों दोस्त वहां से चले गए, और कुछ दिनों बाद उन्हें जेल सब प्रशासन को यह पता चला कि शेर सिंह राणा यहाँ से फरार हो चुके हैं, तो उन्होंने सिर पीट लिया। वहां से फरार होने के बाद शेर सिंह राणा ने सबसे पहले सिकंदराबाद गए, होटल में कुछ दिन रुके और अपने दोस्तों की मदद से अपने परिवार के पास से लगभग 1 लाख रुपया मंगवाया, जिससे उनके आगे की जर्नी हो सके। इस बीच शेर सिंह राणा ने रांची से अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाई, जिससे वो बांग्लादेश जाने वाले थे। लगभग 2 महीने का समय बीता, जिसमें उनके पास पासपोर्ट बनकर आया, और बाद में उस पासपोर्ट को लेकर वह कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से ढाका चले गए और वहां एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। बाद में ढाका से होते हुए वो अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान से काबुल और काबुल से कंधार। जी हाँ दोस्तों, कंधार जाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद था कंधार से ही आया हुआ एक न्यूज। जिस समय शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में थे, लगभग उसी समय एक न्यूज उन तक पहुंची कि 1999 में जब प्लेन हाईजैक किया गया, जो इंडियन एयरलाइंस का IC-814 प्लेन था, उसे हाईजैक करके कांधार ले जाया गया, जहां पर कुछ उग्रवादियों द्वारा ये डिमांड रखा गया कि यात्रियों के बदले हमारे 3 उग्रवादी साथियों को छोड़ दिया जाए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। उन्होंने उन सारे यात्रियों के बदले उस 3 उग्रवादी को छोड़ने का फैसला किया। 31 अगस्त 1999 को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस 3 उग्रवादी को छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके बदले वो हमारे भारतीय यात्रियों और कई विदेशी यात्रियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। That denial doesn't carry any weight. What evidence do you have, sir? We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. What evidence, sir? Pardon? What is the evidence that you have? We will publish it when time comes. Isn't it important to hear that evidence now, sir? जो कि उग्रवादी के कब्जे में थे। इसमें प्रमुख अहमद जगर और शेख अहमद उमर सैयद को लेकर उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी उन 3 उग्रवादियों को लेकर जब कांधार गए, वो जब कांधार पहुंचे तो वहां के सरकारी अधिकारियों और कुछ लोकल्स ने उन्हें ये बताया कि यहाँ अफगानिस्तान में गोरी का मजार है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का कब्र है, जिस पर जूतियों से उनका अपमान करते हैं। और जसवंत सिंह वहां जाकर भी एक बार देख कर आए। जब जसवंत सिंह वापस भारत आए तो उन्होंने प्रेस रिपोर्ट में ये कहा, जैसा लोगों ने बताया है उसे रोकने के लिए वहां से
उनकी अस्थियों को लाना होगा। किस तरह उस समय के सामाजिक संगठनों ने बहुत ज्यादा इस पर शोर भी मचाया, अपमान का होना बंद होना चाहिए, पर किसी ने भी उस समय इस बात को करने की कोशिश नहीं की कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वहां से वापस लानी चाहिए। तो कहानी में फिर से वहां चलते हैं दोस्तों। जब अफगानिस्तान शेर सिंह राणा पहुंच चुके थे, वहां से उन्होंने गजनी प्रांत का रुख किया। रास्ते में उन्हें जो भी जगह मिलती जहां पर कोई भी दरगाह या समाधि या कब्र होती, वो उसकी खोजबीन में लग जाते और लोगों को यही कहते वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से आया है, दरगाहों को मरम्मत करने का काम आता है और उन्हें पुराने मुस्लिम दरगाहों के बारे में जानने में रुचि है। इससे लोगों को ये विश्वास हो जाता और इसी का फायदा उठाकर वो हर वैसे जगह जहाँ पृथ्वीराज चौहान और गौरी की कब्र होने की संभावना थी वो तलाश करते रहे। ऐसा बताकर वहाँ के लोगों का विश्वास जीतते हैं और इस घटना को वो अपने कैमरे में डॉक्यूमेंट्री के रूप में रिकॉर्ड्स भी करते जाते हैं, ताकि उनके पास एक ऐसा सबूत रहे कि उन्होंने क्या क्या काम किया और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। 3 महीने के बाद आखिरकार उन्हें मोहम्मद गौरी की कब्र मिल जाती है, जहां पर वो देखते हैं कि किस तरह वहां पे जियारत करने वाले लोग आते हैं और मोहम्मद गौरी की कब्र पर जियारत करने से पहले पृथ्वीराज चौहान के समाधि को अपने जूतों से अपमानित करते हैं। ये देखकर उन्होंने यह उसी समय प्रण ले लिया और उन्होंने साथ साथ वीडियो बनाते हुए भी कहा है कि मैं प्रण लेता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर से ये जो बेइज्जती हमारे देश की हो रही है, इसे मैं मिटा कर रहूँगा और यहाँ से उनकी अस्थियों को, उनकी मिट्टी को यहाँ से ले जाकर रहूँगा। पूरा गांव जो है, ये पूरा इलाका ही, पूरा गांव नहीं, इसके आसपास के सभी गांव, ये पूरा इलाका जो है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। शायद किसी हिंदू के लिए यहाँ पर आना नामुमकिन ही बात है और फिर जिंदा जाना तो नामुमकिन ही है। ये गौरी की मजार है। यहाँ पर किसी भी समय खुदाई करना तो लगभग नामुमकिन बात है, क्योंकि चारों तरफ लोगों के घर है और थोड़ी सी आवाज ही तो अपनी मौत है समझे। लेकिन उसके बावजूद करना तो भाई, वैसे तो मेरे दिमाग में उपाय आ चुका है और ईश्वर की कृपा से जल्दी ही मुझे सफलता भी मिलेगी और मैं चौहान साहब की मिट्टी तो जल्द ही अपने देश की धरती पर लेकर आऊंगा। ये शेर सिंह राणा का वादा है। यह मेरा प्रण है। बाद में वह एक योजनाबद्ध तरीके से रात्रि में लगभग 12 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक उस कब्र को खोदते हैं और उसमें से मिली हुई जो भी अस्थि और मिट्टी वहां से वो अपने पास लेकर वहां से चले आते हैं। बाद में उन्होंने सीधे सीधे सरकार को यह बात ना बताकर अपने मित्र को कुरियर से वह मिट्टी, वो राख, वो हड्डियां पार्सल करते हैं, जो कि वहां के लीडर के द्वारा एक कार्यक्रम के दरमियान ये बताया जाता है कि किस तरह शेर सिंह खान ने हमारे देश के भारतीय राजपूत का एक शेर की अस्थियों को लेकर एक दूसरा शेर भारत आया है और उस अस्थियों को वहाँ पर लोगों के सामने रखा जाता है और उस वीडियो को भी दिखाया जाता है जो कि शेर सिंह ने बनाया होता है। तब भारत के लोगों को ये पता चलता है कि यह कारनामा हमारे देश के एक सच्चे सपूत शेर सिंह राणा ने किया है और बाद में खुद भी वो भारत आ गए। माँ की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ गांव में एक मंदिर बनवाते हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से है और वहीं पे उनकी मिट्टी को स्थापित किया गया है, जहां लोग श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सरकार को यह जब पता चलता है कि शेर सिंह राणा भारत में ही कहीं छुपा है, तब वे बहुत ज़्यादा
खोजबीन करने लगते हैं। यह न्यूज़ भी मीडिया में बहुत फैली, पर सरकार इसको बताने में हिचकती रही। जब शेर सिंह राणा को कलकत्ता से फिर से पकड़ लिया गया था और एक कोर्ट की निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद और 1 लाख का जुर्माना सुनाया। इस जुर्माने को सुनाने के बाद भी पूरे कोर्ट परिसर में उनकी जय जयकार हो रही थी। इससे आप उनके ख्याति की बात समझ सकते हैं कि दोस्तों, लोगों के बीच में उनकी कितनी मान सम्मान बढ़ चुकी थी। 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें निर्दोष साबित करके उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, जिसे आरजेपी के नाम से जानते हैं। प्रतिमा सिंह से उन्होंने विवाह भी किया, जो कि मध्य प्रदेश के एक सांसद की पुत्री हैं, जिनका नाम है राणा प्रताप सिंह। इसके लिए उनको लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने एक देश का ऐसा काम कर दिखाया जो देश के ही नहीं, राजपूतों की भी शान बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।